हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, जैसे कोई टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे पूछ दे कि ये एक्सपेंशन है ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, का पावर n, कुछ भी दे दे पावर में, और बोले कि इसमें x के पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा। x के पावर 10 होगा उसका कोफिशिएंट आप समझते हो ना। जैसे 3x² लिखें तो x² का कोफिशिएंट कहलाएगा 3। ठीक है, तो वहीं इसमें कोई भी टर्म का कोफिशिएंट पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि उसमें x के पावर 5 या x का पावर 10 या x का पावर कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा उसका कोफिशिएंट बताओ। ठीक है, तो हम लोग को वही बताना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड टर्म, जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछे वो हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो एक तो है जनरल मेथड। यहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहले जनरल मेथड देखेंगे। जनरल मेथड जो है वो किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें कैसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, ठीक है, उसमें लग जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड मेथड, जिससे हम लोग डायरेक्टली मतलब बहुत जल्दी ही कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग अलग केस देखना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप से उसका कोफिशिएंट निकालते हैं, लेकिन उस मेथड से फास्ट बन जाता है। ठीक है, और ये जनरल मेथड है, इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये जनरल मेथड जो है इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। कोफिशिएंट पूछे आप इस मेथड से निकाल सकते हो। तो ये जनरल मेथड से कैसे कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, सो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे पूछे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k, मान लो पूछे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन ax प्लस मान लो bx² का पावर n। इसमें मान लो पूछ रहा है कि x का पावर k का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उस स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद इसका x के पावर k का कोफिशिएंट इसमें निकल जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे x और यहाँ पे x² ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे केवल a भी हो सकता है, a प्लस bx² या कुछ भी ax प्लस b/x²। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और आपसे पूछेगा x के पावर k का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, हम लोग मान लेंगे लेट tr+1, लेट tr+1, tr+1 मतलब जनरल टर्म। ठीक है, लो लिख देते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, जनरल टर्म का यहाँ पे यूज होगा। तो लेट tr+1 कंटेन x टू द पावर k। हम लोग मान लिए कि एक टर्म है tr+1, वो कंटेन करेगा x का पावर k। ठीक है, x के पावर k कहाँ पे हो रहा है, तो tr+1th टर्म में, tr+1th टर्म में x का पावर k हो रहा है, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मेन काम है फाइंड करना r का वैल्यू। अगर r का वैल्यू निकल गया तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे मान लो r का वैल्यू 5 आ गया, तो बोलेंगे 6 टर्म, मतलब t6 कंटेन x का पावर k, मतलब t6 में x का पावर k होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या करना है, तो फाइंड कर देना है tr+1। फाइंड tr+1 फाइंड कर देना है। ठीक है, अच्छा, आपको अच्छे से समझ में आते जाए सारा स्टेप्स, इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेप्स भी लिखते जाऊँ और साथ में मैं एग्जाम्पल भी एक करते जाऊँ। ठीक है, जैसे चलो इतना 2 स्टेप लिखे ना, तो पहले 2 स्टेप हम लोग एक एग्जाम्पल में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन में हमको x के पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो मान लेना है कि tr+1 x के पावर 10 कंटेन करेगा। ठीक है, मान लेंगे लेट tr+1 कंटेन x टू द पावर 10। हम मान लिए क्या कि tr+1 में x का पावर 10 होगा,
ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, तो फाइंड टी आर प्लस 1, तो निकाल दो टी आर प्लस 1 यहाँ पे, टी आर प्लस 1, ये दूसरा स्टेप ग्रीन से जो कर रहे हैं दूसरा स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप सब में मान लेना है कि टी आर प्लस 1 कंटेन करेगा x का पावर 10। अब टी आर प्लस 1 निकालो, क्या होगा, तो 20 CR, देखो टी आर प्लस 1 है तो आर प्लस 1 है तो एक कम लिखना है नीचे यहाँ पे 20 CR। और 2x स्क्वायर का पावर कितना होगा, तो 2x स्क्वायर का पावर होगा अपर माइनस लोअर, मतलब 20 माइनस आर, और -1/x का पावर कितना होगा, तो -1/x का पावर होगा r, ठीक है। ये अब देखो अब क्या करोगे, तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, टी आर प्लस 1 फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं कि फाइंड करके छोड़ दिए ऐसे ही अधूरा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो। 20 CR, और यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर ये है, तो आप लिख सकते हो 2 का पावर 20 माइनस आर, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर का पावर 20 माइनस आर, तो सोचो एक्स स्क्वायर का पावर ये करोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, मतलब एक्स का पावर 40 माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है। और इनटू यहाँ पे देखो ये -1/x का पावर r है, तो इसको -1 का पावर r, अब बाई x का पावर r ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये लिख देना है ऐसे। अब कांस्टेंट वाले को एक जगह और वेरिएबल x वाले को एक जगह कर लो, मतलब 20 CR 2 टू द पावर 20 माइनस r और -1 टू द पावर r, ठीक है। देखो क्या क्या लिख दिए, तो ये लिख दिए हम लोग, ये लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए और ये लिख दिए, ठीक है। देख रहे हो 20 CR 2 टू द पावर 20 माइनस r और -1 टू द पावर r। अब क्या लिखना है, तो अब सोचो अब लिखना है ये x का पावर 40 माइनस 2r, अब माइनस r तो हो जाएगा 40 माइनस 3r, ठीक है, ये हो जाएगा। बस ये आ गया हमको टी आर प्लस 1। तो देख लो स्टेप 2 स्टेप बोले हैं और 2 स्टेप हमने यहाँ पे कर दिया। पहला स्टेप मैंने बोला है कि लेट टी आर प्लस 1 कंटेन एक्स का पावर के, तो वो भी कर दिए। और दूसरा स्टेप बोल रहा था कि फाइंड टी आर प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 भी हम लोग फाइंड कर दिए। अब स्टेप 3 देखना, अब जो यहाँ पे टी आर प्लस 1 जो हम फाइंड किए हैं उसमें x का जो पावर आया है उसको k से इक्वेट करना है। k क्या है, तो हमको फाइंड करना था कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन दिस, तो जो जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उसका पावर जो है k उससे इक्वेट कर देना है टी आर में जो x का पावर आया है, ठीक है। लिखना है स्टेप 3 में इक्वेट द पावर ऑफ x इन टी आर प्लस 1 टू k। देखो क्या बोल रहे हैं, इक्वेट द पावर ऑफ x इन टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 में जो पावर आया x का उसको इक्वेट करना है k से, ठीक है। तो कर देते हैं ये काम। स्टेप 3 अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। स्टेप 1 था कि आपको मानना है कि टी आर प्लस 1 कंटेन करेगा x का पावर 10, तो मान लिए। फिर स्टेप 2 क्या था, तो स्टेप 2 था कि टी आर प्लस 1 फाइंड करो। लो ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, तो टी आर प्लस 1 में जो x का पावर आया, देखो ये 40 माइनस 3r, इसको इक्वेट करना है किससे, तो इसको इक्वेट करना है x के पावर 10 से सिर्फ, तो 10 से इक्वेट कर दिए। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हम माने हुए हैं कि टी आर प्लस 1 जो होगा उसी में x का पावर 10 होगा। हम माने हुए हैं कि टी आर प्लस 1 में x का पावर 10 होगा, तो टी आर प्लस 1 जो निकाले वो x का पावर इतना आ गया, तो इसको 10 से इक्वेट करना होगा तब ना आ आएगा। तो इसीलिए हम लोग 40 माइनस 3r को 10 से इक्वेट कर दिए। अब देखो 10 इधर सब्ट्रैक्ट करो, 3r इधर भेजो, तो आ जाएगा 3r इक्वल टू 30 और r इक्वल टू, देखो 3 डिवाइड करो तो आ गया 10, ठीक है। r का वैल्यू हमको आ गया 10, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टेप जो था वो कर दिए। स्टेप था कि इक्वेट द पावर ऑफ x इन टी आर प्लस 1 टू k एंड सॉल्व, ठीक है। सॉल्व हम लोग उधर कर भी दिए हैं, एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या करना है,
तो जो टी आर प्लस वन में x का पावर आया उसको k से इक्वेट करके उसको सॉल्व कर देना है, मतलब r का वैल्यू फाइंड कर देना है। ठीक है, अब स्टेप 4 देखो, अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो r का वैल्यू कुछ आएगा। तो r का वैल्यू हो सकता है कभी इंटीजर आए और कभी हो सकता है फ्रैक्शन आए, ठीक है, या निगेटिव आए। तो ध्यान से देखना, अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन आए या निगेटिव आए, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि ये x का पावर k होगा ही नहीं इसके एक्सपेंशन में। ध्यान से देखना, हम r को क्या माने हैं, r को माने हैं टी आर प्लस वन, मतलब नंबर ऑफ टर्म r को मान रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता है फ्रैक्शन में। सो अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा, मतलब x का पावर k का टर्म होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, जैसे स्टेप 4 में हम लिखेंगे कि इफ r इक्वल टू फ्रैक्शन और निगेटिव में कुछ भी, इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी, तो r जो है वो फ्रैक्शन या निगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो r इक्वल टू फ्रैक्शन और निगेटिव देन हम लोग बोलेंगे कि ax प्लस bx स्क्वायर का पावर n ये कंटेन ही नहीं करेगा x का पावर के। ठीक है, मतलब r का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए या निगेटिव आ जाए, देन बोलेंगे देन इतना डज नॉट कंटेन x टू द पावर k, बोलेंगे कि उसमें x का पावर k होगा ही नहीं। ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर, या जीरो भी चलेगा, जीरो आएगा तो फर्स्ट टर्म वो होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ना लिख के होल नंबर लिख लें। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, आर कैसा है, तो होल नंबर है। ठीक है, अगर होल नंबर आ जाए, जैसे आर का वैल्यू मान लो आ जाए 6, तो बोलेंगे सेवेंथ टर्म कंटेन एक्स का पावर के, क्योंकि टी आर प्लस वन माने हैं ना, टी आर प्लस वन कंटेन एक्स का पावर के, और आर का वैल्यू मान लो 6 आता है तो क्या बोलेंगे, टी 6 प्लस वन यानी टी 7 कंटेन एक्स का पावर के। तो आर होल नंबर आ जाए तो बोलेंगे टी आर प्लस वन, जो भी आया टी आर प्लस वन कंटेन एक्स टू द पावर के। ठीक है, तो यहां पे देख लो स्टेप 4 हम लोग क्या किए हैं, स्टेप 4 में देखना है आर का वैल्यू क्या आया। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 10 आया जो कि होल नंबर है। ठीक है, तो बोलेंगे आर का वैल्यू 10 आया और हम लोग माने थे कि टी आर प्लस वन कंटेन एक्स का पावर 10, और आर का वैल्यू 10 आया तो क्या बोलोगे, टी 10 प्लस वन, यानी स्टेप 4 अब हम लोग बोल रहे हैं कि टी 11 कंटेन एक्स टू द पावर 10। ठीक है, टी 11 एक्स टू द पावर 10 कंटेन करेगा। ठीक है, और अब अगला स्टेप, लास्ट स्टेप क्या करना है, तो हमको फाइंड कर देना है टी आर प्लस वन का कोफिशिएंट। ठीक है, स्टेप 5 क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट इन टी आर प्लस वन, मतलब टी आर प्लस वन में जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, उसको फाइंड कर देना है। ठीक है, आर का वैल्यू जो आया वो चीज़ पुट करके तो आपको आ जाएगा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे टी 11 हम लोग निकाले, आर का वैल्यू 10 यानी कि टी 11 कंटेन एक्स का पावर 10। तो आपको अब यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10 क्या हो जाएगा, तो टी आर प्लस वन ये जो फाइंड किए हो ना आप, ये तो इसमें कोफिशिएंट इतना है और बाकी तो एक्स का पावर है ना, तो ये जो कोफिशिएंट है इसमें आपको पुट कर देना है क्या, आर का वैल्यू 10। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10 क्या आ जाएगा, तो 20c और आर के जगह पे 10 और 2 टू द पावर 20 माइनस 10 करोगे तो 10 आ जाएगा, और फिर -1 टू द पावर आर का वैल्यू कितना 10, ये हो गया। अब इसको -1 का पावर 10 करोगे तो ये प्लस आ गया, और क्या हो गया, तो ये हो गया 20c10
और 2 टू द पावर 10, ये आ गया आपको कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, इस एक्सपेंशन में x के पावर 10 का कोफिशिएंट हमको मिल गया। वही देखो, अगर पूछता कि x के पावर 11 का कोफिशिएंट क्या होगा, सोचो, पूछता x के पावर 11 का कोफिशिएंट क्या होगा होता, तो सेम काम करते, हम लोग बोलते टी आर प्लस वन कंटेन x का पावर 11, फिर टी आर प्लस वन निकालते तो इतना ही आता। ठीक है, सेम आता टी आर प्लस वन। अब सोचो x के पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 40 माइनस 3r को 10 से इक्वेट किए, और अगर x के पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए होता तो 40 माइनस 3r को इक्वेट करते 11 से। सोचो, हम लोग यहाँ पे 40 माइनस 3r को इक्वेट करते 11 से। ठीक है, और यहां से r का वैल्यू निकालते। अगर हमको x के पावर 11 की कोफिशिएंट चाहिए होता तो 40 माइनस 3r इक्वल टू 11, और यहां से 3r इक्वल टू हो जाता 40 माइनस 11 दैट इज 29, एंड यहां से r का वैल्यू मिल गया 29/3। अब सोचो, r का वैल्यू फ्रैक्शन मिल गया, इंटीजर नहीं मिला, तो r का वैल्यू फ्रैक्शन मिला तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि x मतलब कि दिस एक्सपेंशन मतलब वो जो दिया हुआ था ये चीज 2x स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 20, बोलेंगे दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन x का पावर 11। इसमें देखो जी, इसमें x का पावर 11 होगा ही नहीं। ठीक है, x का पावर 11 इसमें नहीं होगा, समझ रहे हो आप। जैसे अगर क्वेश्चन दे, जैसे मान लो एक एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं छोटा सा, बोले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो सोचो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी x4 प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है, प्लस फिर 1/x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x का पावर 4 प्लस 2। ये देखो, एक x से एक x कटेगा तो बचेगा 2x प्लस 1/x स्क्वायर, ये बच गया। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो इसमें x के पावर 4 है, अगर इसमें पूछता है x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा तो 1 होगा। इसमें x का टर्म है, यानी पूछता है x का कोफिशिएंट क्या होगा तो 2 होगा। फिर 1/x स्क्वायर है, तो अगर पूछता कि 1/x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बोल दोगे 1 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो, इसमें एक्स क्यू का टर्म है क्या, इसमें एक्स क्यू का टर्म नहीं है। ठीक है, तो पूछता कि इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें एक्स क्यू होगा ही नहीं, तो एक्स क्यू होगा ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो ना, 0 इंटू एक्स क्यू, 0 इंटू एक्स क्यू तो अपने मन से लिख ही सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है, अगर इसमें पूछता आपसे, ठीक है, इसमें पूछता आपसे ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 इन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 2, तो आप क्या बोलते हैं 0, क्योंकि एक्स क्यू है ही नहीं, एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो 0 बोल देंगे। वही x के पावर 4 का कोफिशिएंट पूछता तो 1 बोल देते, x का कोफिशिएंट पूछता तो 2 बोल देते। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे पूछ रहा था सबसे पहले क्या, तो x के पावर 10 का कोफिशिएंट, तो x के पावर 10 का कोफिशिएंट तो आ गया कितना, तो इसके लिए r का वैल्यू 10 आया, तो r का वैल्यू 10 आया मतलब t11 कंटेन करेगा, t11 कंटेन करेगा x का पावर 10। और हम लोग यहाँ पे इसमें tr+1 जो निकाले थे, इसमें r का वैल्यू 10 पुट किए तो आ गया कोफिशिएंट हमको x के पावर 10 का। ठीक है, लेकिन फिर पूछे कि x के पावर 11 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सेम काम करेंगे और इसको जो x का पावर आया था उसको 11 से इक्वेट करें, तो r का वैल्यू आ गया फ्रैक्शन, तो बोल देंगे दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन x का पावर 11। अच्छा, ऐसा बोलोगे क्या कि इसमें x का पावर 11 है ही नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। x के पावर 11 है ही नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि x के पावर 11 का कोफिशिएंट 0 होगा। सो लिख देंगे कोफिशिएंट
ऑफ x का पावर 11 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग ये एग्जाम्पल से भी समझ चुके हैं। देख रहे हो, ये एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, ये इसका एक्स स्क्वायर किए तो इसका स्क्वायर किए तो इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो एक्स क्यू के कोफिशिएंट क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है, इसी में आप एक्स क्यू के कोफिशिएंट के लिए इसका जनरल टर्म निकालोगे, और जनरल टर्म में जो एक्स का पावर आएगा उसको 3 से इक्वेट करोगे तो देखना आर का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी टर्म का कोफिशिएंट आपसे पूछे तो यही मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, क्या मेथड है, तो सबसे पहले मान लेना है कि जनरल टर्म यानी tr+1 कंटेन करेगा x का पावर के, फिर tr+1 फाइंड कर दो, फिर tr+1 फाइंड करने के बाद उसमें जो x का पावर आ रहा है उसको k से इक्वेट कर दो। जैसे x के पावर k का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो k से इक्वेट कर दो और सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने पे आर अगर फ्रैक्शन आया या निगेटिव आया तो बोलेंगे ये जो एक्सपेंशन है वो x का पावर k कंटेन ही नहीं करेगा, और होल नंबर आया तो बोलेंगे कि कंटेन करेगा, और कंटेन करेगा तो उसका कोफिशिएंट फाइंड कर दो tr+1 का। ठीक है, चलो तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है x के पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें ये चीज पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में हमको चाहिए x के पावर 9 का कोफिशिएंट, कैसे फाइंड करोगे सोचो। तो सबसे पहले मान लेना है लेट tr+1 कंटेन x टू द पावर 9। सबसे पहले क्या मानना है, तो मान लेना है लेट tr+1 कंटेन x टू द पावर 9। ठीक है, अब निकाल देना है tr+1। tr+1 क्या होगा, तो 9cr, पिछले क्लास में बताया था ना मैंने tr+1, तो 9c और r+1 है तो एक कम हो जाएगा, r हो जाएगा। और x स्क्वायर का पावर कितना, तो x स्क्वायर का पावर अपर माइनस लोअर यानी 9 माइनस r, और -1/3x का पावर कितना, तो -1/3x का पावर r। ठीक है, ये अब देखो ये इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 9cr और यहाँ पे x स्क्वायर का पावर 9 माइनस r है, तो x का पावर कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 माइनस 2r। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये हो जाएगा कितना, तो -1/3 टू दी पावर r, और 1/, देखो -1/3 अलग कर दिए और 1/x का पावर r कर दिए, तो ये हो जाएगा 9cr और -1/3 टू दी पावर r। कांस्टेंट ये है और ये है, अलग कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। और x का पावर अब एक साथ लिखो, तो x का पावर है 18 माइनस 2r, अब बाई में x का पावर r है तो सब्ट्रैक्ट होगा पावर, तो 18 माइनस 2r माइनस r मतलब 18 माइनस 3r, ये आ गया। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 हम लोग कर दिए, मान लिए कि tr+1 कंटेन करेगा x का पावर 9, और स्टेप 2 कर दिए मतलब tr+1 फाइंड कर दिए ये। अब हमको चाहिए x का पावर 9 का कोफिशिएंट, तो ये जो tr+1 में ये जो x का पावर आया है उसको इक्वेट करेंगे 9 से। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देंगे, हम लोग माने हुए हैं कि tr+1 ही कंटेन करेगा x का पावर 9, तो tr+1 जो निकाले उसमें x का पावर जो आया वो 9 के बराबर होना चाहिए ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हम लोग माने हैं कि tr+1 कंटेन करेगा, ठीक है, x का पावर 9, तो tr+1 निकाले तो x का पावर ये वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, तो ये होना चाहिए कितना, 18 माइनस 3r कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहां से निकाल दो, ये हो गया 3r इक्वल टू 18 माइनस 9 तो 9, और यहां से r का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, यहां से r का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो r का वैल्यू 3 आ गया। देखो फिर से इंटीजर आया, तो इंटीजर आया तो क्या बोलेंगे कि tr+1 सॉरी r का वैल्यू 3 आया तो बोलेंगे t4। देख रहे हो r का वैल्यू 3 आया तो 3+1 t3+1 मतलब t4 कंटेन x का पावर 9। चौथा टर्म जो होगा वो x का पावर 9 कंटेन करेगा, यहां से हम लोग लिख देंगे t4 कंटेन x टू दी पावर 9। और हमको कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट चाहिए तो इतना में
ठीक है, देख रहे हो इतना में हम लोग मतलब जो ये TR+1 निकाले हैं ना, ये TR+1 निकाले हैं, तो TR+1 में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसमें R की जगह पे 3 पुट करना है। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमको कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9 इक्वल टू क्या करना है, तो इस वाले पार्ट में ये जो कलर किए हैं इस वाले पार्ट में r का जगह पे 3 पुट करना है। तो देख लो आ गया 9c3 और क्या था, तो और ये है -1/3 का पावर 3, -1/3 टू द पावर 3। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखो x के पावर में नहीं पुट करना है, इधर r की जगह पे 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, देख रहे हो r की जगह पे 3 पुट करोगे तो 3 3 जा 9 और 18 - 9 9, तो ये आ गया x का पावर 9। ठीक है, तो x के पावर 9 इनटू में जो आया वही ना x के पावर 9 का कोफिशिएंट होगा। तो हमको चाहिए था x के पावर 9 का कोफिशिएंट, तो जो इनटू में है सिर्फ उसी में r के जगह पे 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे r के जगह पे 3 पुट करने पे ये चीज़ आ गया। अब देख लो, अब यहाँ पे माइनस का पावर 3 है और माइनस का पावर 3 आप जानते हो माइनस हो जाता है, और ये हो गया 9c3 इंटू 1/3 का क्यूब। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, छोड़ा है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लो कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा 9/3 8/2 इंटू 7, और ये हो गया 1/3 इंटू 3 इंटू 3। तो देख लो ये 3 और एक और 3 से ये 9 कट गया, 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, तो बच गया -7 4 जा 28, अब बाई 3 3 जा 9, तो ये आ गया -28/9, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9। ठीक है, तो कोई भी पावर आपसे पूछे आप ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, सिंपल TR+1 फाइंड करना है और TR+1 के में x का जो पावर है उसको इक्वेट कर देना है आपको जिस भी टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे। ठीक है, तो आ जाएगा। अब फ्रैक्शन आएगा तो बोलेंगे वो टर्म होगा ही नहीं, और वो टर्म नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसका कोफिशिएंट होगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे पूछे, सब में ये चीज छूट गया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्या है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a⁵ b⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस a - 2b का पावर 12। इस एक्सपेंशन में आपको a⁵ एंड b⁵, ठीक है, जिस टर्म में होगा उसका कोफिशिएंट चाहिए। तो यहां पे भी क्या करोगे, सेम यहां पे भी मान लोगे, वहां पे देखो वहां पे सिर्फ x ही होता था, यहां पे a और b दो अननोन आ गया। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग मान लेंगे लेट a⁵ b⁵, लेट TR+1 कंटेन a⁵ b⁵। हम लोग मान लेंगे कि TR+1 कंटेन करेगा a⁵ और b⁵ को। अब TR+1 फाइंड कर लो, TR+1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 20CR और a⁵ अपर माइनस लोअर मतलब 20 - R, और ये -2b का पावर कितना, तो लोअर यानी कि R, तो ये हो गया 20CR। और देख लो ये कांस्टेंट है -2 टू द पावर R, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो -2 टू द पावर R, और यहाँ पे a⁵ 20 - R हो गया और b⁵ R हो गया। ठीक है, तो देख लो हमारे पास ये आ गया कांस्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, इसमें R का रिक्वायर्ड जो भी वैल्यू आएगा वो चीज़ पुट करने पे कोफिशिएंट आएगा, और ये आ गया a और b का पावर। ठीक है, ये चीज़ आ गया a और b वाला पावर। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ a5 b7। ठीक है, तो हम माने हैं कि TR+1 कंटेन करेगा a5 b7, तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा ये a के पावर मतलब 20 - R को किससे, तो 5 से, क्योंकि a के पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो इसको 5 से एंड साथ में R को किससे, b के पावर को किससे, तो 7 से।
ठीक है, और दोनों से जो r का वैल्यू आया कॉमन उसका ले लेंगे, ठीक है, दोनों से जो r का वैल्यू आएगा उसका कॉमन वैल्यू, मतलब r का वैल्यू यहां से तो 7 आ गया, अब यहां से भी 7 आना चाहिए, तब भी ये टर्म कंटेन करेगा A5B7, तब भी होगा इसमें, ठीक है, दोनों से अगर सेम वैल्यू नहीं आया तो बोलेंगे होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हमको लगता है यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे 20 आ गया गलती से, यहाँ पे भी 20 के जगह पे, और यहाँ पे 20 माइनस r नहीं होगा, यहाँ पे भी देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लो, यहाँ पे Tr+1 कंटेन कर रहा है A5B7, तो Tr+1 क्या होगा, तो 20, सॉरी फिर से 20 लिख रहे हैं, क्या होगा, ये होगा 12Cr और a का पावर 12 माइनस r और माइनस 2b का पावर r, तो यहाँ पे लिख देंगे 12Cr और a टू द पावर यहाँ पे भी 12 माइनस r, ठीक है, तो यहाँ पे भी 12 माइनस r को इक्वेट करना है 5 से, 12 माइनस r इक्वल टू 5, समझ रहे हो, थोड़ा सा गलती हुआ था, यहाँ पे 20 पता नहीं कैसे आ गया था, पावर में एक्चुअली ये है 12, ठीक है, ठीक है, माइनर मिस्टेक था, इसको हम लोग देख लिए। आई होप आपको पहले से ही पता चल चुका होगा कि पता नहीं कैसे ये 12 के जगह पे 20 सर लिख रहे हैं, ठीक है, तो चलो आप पहले से बोलना चाह रहे होगे लेकिन बोल नहीं पा रहे होगे, तो यहाँ पे हमको ही दिख गया लास्ट में, तो देख लो 12 माइनस r इक्वल टू 5, तो r इक्वल टू क्या होगा, तो 12 माइनस 5 यानी कि 7, एंड यहाँ भी r इक्वल टू आ गया 7, दोनों जगह से 7 आया, दोनों जगह से 7 आया, तो क्या बोलोगे कि सबसे पहले r इक्वल टू यहाँ पे लिख दोगे फाइनली 7, और r इक्वल टू 7 आ गया, और ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी होल नंबर है, तो होल नंबर है तो बोलेंगे कि t मतलब कंटेन करेगा a का पावर 5 b का पावर 7 कंटेन करेगा, और किस फॉर्म में, तो r के वैल्यू 7 आया, और हम माने थे कि Tr+1 कंटेन a का पावर 5 b का पावर 7, तो r का वैल्यू 7 आ गया, तो T8 कंटेन करेगा, ठीक है, यहां से हम लोग बोल देंगे कि T8 कंटेन a टू द पावर 5 b टू द पावर 7, बोलेंगे T8 कंटेन करेगा a टू द पावर 5 b टू द पावर 7, तो आपको कोफिशिएंट चाहिए ना a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 का, तो ऐसा करो, ये Tr+1 जो आया है ना, Tr+1, इसमें ये जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है, मतलब कांस्टेंट पार्ट है, इसमें r के जगह पे पुट कर दो 7, ठीक है, तो आ जाएगा हमको कोफिशिएंट, तो लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इक्वल टू क्या होगा, तो 7 पुट करना है, तो होगा 12C7, यहाँ पे हो गया r के जगह पे 7 पुट करना है, तो 12C7 और माइनस 2 टू द पावर 7, ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 7, ठीक है, तो आप जानते हो माइनस का पावर 7 करोगे, माइनस का पावर ऑड करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 12C7 और 2 टू द पावर आ गया 7, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 और b a का पावर 5 b का पावर 7, ठीक है, a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आ गया, तो ये -12C7 और 2 टू द पावर 7, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लिए, ठीक है, देख रहे हो एक ही मेथड है बस, उसी से सारा क्वेश्चन बन रहा। अब इसके पहले वाला था उसमें सिर्फ x था वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल a और b दो आ गया, तो दो वेरिएबल आ गया, तो हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे, ये पावर 1/3 1/2 ये सब देख के घबराना नहीं, ठीक है, जैसे घबराओगे क्वेश्चन देखकर वो और मतलब क्वेश्चन आपको डराएगा, तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ठीक है। देखो सेम हम लोग बनाएंगे, बस यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा है तो कैलकुलेशन करेंगे, और क्या, कैलकुलेशन से डरना क्या। बोल रहा राइट विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेन x एंड y टू दी वन एंड द सेम पावर, बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म आएगा जिसमें x और y का पावर सेम हो। समझ रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें
इसमें कौन सा टर्म होगा, आपको कोफिशिएंट भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बता देना है कौन सा टर्म। मतलब आर का वैल्यू जो आएगा, आर का वैल्यू मान लो 5 आया तो बोलेंगे T6 मतलब छठा टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म में x और y का पावर सेम होगा। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म बता देना है। तो यहां पे पूछ रहा है कौन से टर्म में, विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस कंटेन x एंड y टू द वन एंड सेम पावर। ठीक है, इसका कौन सा टर्म सेम पावर कंटेन करेगा। तो हम लोग यहां भी वही चीज करेंगे, मान लेंगे लेट Tr+1 कंटेन x एंड y टू दी सेम पावर। हम लोग मान लेंगे कि Tr+1 Tr+1 में x और y का पावर सेम होगा। ठीक है, तो Tr+1 में x और y का सेम पावर होने जा रहा है, तो आप यहां पे Tr+1 पहले निकालो। Tr+1 क्या होगा, तो ये होगा 21CR और इसका फर्स्ट x/√y का पावर 1/3 है, इसका पावर क्या लिखोगे, तो 21 - R। समझ रहे हो कि नहीं, ये देख लो, ये यहां पे था x/√y का पावर 1/3 तो पहले से था, और इसका पावर लिखना था अपर माइनस लोअर, तो 21 - R लिख दिए। और इसका पावर क्या लिखोगे, ये y/x का पावर 1/3 और इसका पावर 1/2, इसका पावर, अब इसका पावर क्या लिखोगे, तो इसका पावर लोअर यानी R लिख दोगे। ठीक है, अब देख लो ये क्या होगा, तो ये होगा 21CR और x का पावर देखो क्या होगा, x का पावर हो जाएगा 1/3 और y, यहां पे देखो, यहां पे y का पावर पहले से हाफ है, अब फिर y का पावर 1/3 करना है, तो एक्चुअल में y का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्टली पावर हो जाएगा 21 - R। और फिर देख लो यहां पे y का पावर कितना, तो y का पावर हाफ बाई x का पावर कितना, तो x का पावर 1/3 और उसका पावर हाफ, तो 1/3 इंटू हाफ यानी 1/6 ये हो जाएगा, और इसका पावर फिर R, ये लिख दिए। समझ रहे हो यहां पे कि नहीं, x का पावर 1/3 लिखे और y का पावर पहले से हाफ था और फिर इसका होल पावर 1/3 है, तो y के पावर हाफ, ठीक है, y का पावर हाफ और इसका पावर 1/3, तो पावर का पावर जब भी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो 1/6 आ गया। अब देखो x का पावर इतना, x का पावर 1/3 और इसका पावर फिर 20 - R है, तो फिर यहां पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा सोचो, यहां पे हो जाएगा 21CR और x का पावर होगा 1/3 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 21 - R/3, और बाई में y का पावर कितना, तो y का पावर देखो 1/6 है इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 21 - R/6। ठीक है, इंटू y टू द पावर यहां पे कितना, तो R/2, अब बाई यहां पे x का पावर कितना, तो देख रहे हो x का पावर 1/6 और उसका होल पावर R है, तो आ जाएगा R/6। पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया। अब देख लो x का पावर ये है, x का पावर ये रहा और x का पावर नीचे में ये है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाई में है, और यहाँ भी y का पावर R/2 है और y का पावर इतना है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली Tr+1 अब क्या मिलने जा रहा है हमको, यहाँ पे Tr+1 क्या होगा, तो ये होगा 21CR और x का पावर कितना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, x का पावर 21 - R/3, 21 - R/3 अब माइनस में कितना, तो माइनस में R/6। ठीक है, देख रहे हो पावर माइनस करेंगे, x का पावर ये और x का पावर ये है, तो पावर माइनस करेंगे, -R/6 और y का पावर कितना, तो y का पावर यहां पे R/2 है। ठीक है, तो R/2 अब माइनस ये 21 - R/6, तो लिखेंगे R/2 - 21 - R/6 ये चीज। अब देखो ये हो जाएगा 21CR और x का पावर कितना, तो x का पावर 3 और 6 का आप एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम होगा
6 और यहाँ 2, तो 42 माइनस 2r माइनस r, ठीक है। और y का पावर कितना, तो यहाँ भी 6 एलसीएम ले लो, तो 3r माइनस 21 प्लस r, ठीक है, ये हो गया। यानी ये 21cr और x का पावर 42 माइनस 3r बाई 6 और y का पावर 3r प्लस r 4r माइनस 21 बाई 6, ठीक है। ये आ गया हमको फाइनली tr प्लस 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसमें x का पावर ये है और y का पावर ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि बताओ कौन से टर्म में x और y का पावर सेम होगा, तो हम लोग माने हैं कि इसी टर्म में, मतलब tr प्लस 1 में ही x और y का पावर सेम होगा, ठीक है। तो ये tr प्लस 1 निकाल दिए। अब इसमें इसी में x और y का सेम पावर होगा, मतलब क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 42 माइनस 3r बाई 6 इक्वल टू 4r माइनस 21 बाई 6, ये चीज लिख देंगे। समझ रहे हो, यहाँ पे बोल रहा था कि कौन से टर्म में x और y का सेम पावर होगा, तो हम लोग tr प्लस 1 में मान लिए कि सेम पावर होगा, और सेम पावर tr प्लस 1 में मान के tr प्लस 1 फाइंड किए, तो tr प्लस 1 जो आया वो ये आ गया 21cr और x का पावर इतना और y का पावर इतना। अब हम बोले हैं कि x और y का सेम पावर होना चाहिए, तो x और y के जो पावर आया उसको इक्वेट कर दो और r का वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा 6 से 6 कट गया, बचा गया तो 42। अच्छा, ये माइनस 21 को इधर लाओगे तो प्लस 21 इक्वल टू 4r और माइनस 3r इधर आएगा तो प्लस 3r। समझ रहे हो, यहां से माइनस 3r को इधर भेजे, अब माइनस 21 को इधर भेजे, तो देख लो 4r प्लस 3r 7r इक्वल टू 42 अब प्लस 21, तो 2 1 3 और 4 2 6, ठीक है। तो ये आ गया 7r इक्वल टू 63, तो r इक्वल टू 9, ठीक है। तो r इक्वल टू आ गया 9, और हम लोग क्या माने थे, हम लोग मान के चले थे कि tr प्लस 1 कंटेन सेम पावर ऑफ x एंड y, और r का वैल्यू आ गया 9। सोचो, r का वैल्यू आ गया 9, तो क्या बोलोगे, t9 प्लस 1 यानी कि t10 कंटेन सेम पावर ऑफ x एंड y। देख लो, t10 मतलब 10th टर्म जो होगा वो कंटेन करेगा x एंड y का सेम पावर। समझ रहे हो, तो हम लोग ऐसे लिख दिए। तो हमसे यहां पे कोफिशिएंट भी नहीं पूछ रहा था, हमसे सिर्फ पूछ रहा था कि कौन सा टर्म कंटेन करेगा, तो t10 कंटेन करेगा, यानी 10th टर्म कंटेन करेगा। समझ रहे हो, तो हो गया आंसर यही 10th टर्म, ठीक है, समझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा कि डज द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 20 कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर 9। पूछ रहा है कि क्या इसके एक्सपेंशन में ऐसा कोई टर्म होगा जो x के पावर 9 कंटेन करेगा, मतलब x के पावर 9 वाला टर्म इसमें होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, सोचो, यहां पे हम लोग tr प्लस 1 हम लोग मान लेंगे कि पहले होगा, हम लोग इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि t9 मतलब x का पावर 9 इसमें होगा, और वो कौन से टर्म में होगा, तो tr प्लस 1 में होगा, ठीक है। और tr प्लस 1 फाइंड करेंगे और उसमें जो x का पावर आएगा उसको 9 से इक्वेट करेंगे, और अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया तो बोलेंगे इसके एक्सपेंशन में x का पावर 9 नहीं होगा, और अगर r का वैल्यू होल नंबर आ गया तो बोलेंगे x का पावर 9 होगा। तो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि डज द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर 9, मतलब इसके एक्सपेंशन में क्या x का पावर 9 होगा कि नहीं होगा, बस यस और नो बता देना है, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट tr प्लस 1 कंटेन x टू द पावर 9, ठीक है, हम लोग मान लिए। अभी तो है नहीं, लेकिन है या नहीं है हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लिए कि tr प्लस 1 कंटेन कर रहा है x का पावर 9।
तो यहां पे फाइंड कर दो टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20 CR और 2x स्क्वायर का पावर कितना, तो 20 माइनस आर और -1/x का पावर कितना, तो r। और ये हो गया 20 CR और 2 टू द पावर लिख दो 20 माइनस आर और यहाँ पे -1 टू द पावर r। और x का पावर अब बचा, लिख दो x का पावर 2 और इसका पावर 20 माइनस आर है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर होगा 40 माइनस 2r। और बाई में देख लो x का पावर r है तो लिख दो। अब देखो ये हो गया 20 CR, 2 का पावर 20 माइनस आर, -1 का पावर r और x का पावर हो जाएगा 40 माइनस 2r माइनस r, मतलब 40 माइनस 3r। ठीक है, ये आ गया x के पावर में। अब हम लोग माने हुए हैं कि लेट TR प्लस 1 कंटेन x का पावर 9। ठीक है, तो ये x का पावर जो आया मतलब 40 माइनस 3r आया, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 9 के बराबर होना चाहिए। 9 से इक्वेट कर दो 40 माइनस 3r को और यहां से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है तो 3r इक्वल टू आएगा 40 माइनस 9 यानी 31 और यहां से r इक्वल टू आ जाएगा 31/3। देख लो ये कटेगा नहीं, मतलब फ्रैक्शन आ गया। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन। r का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया तो बोलेंगे कि ये इसके एक्सपेंशन में x का पावर 9 नहीं होगा। ठीक है, मतलब बोल देंगे नो। नो पूछ रहा था ना कि क्या इसके एक्सपेंशन में x का पावर 9 होगा, तो बोलेंगे नो। ठीक है, नो दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन x टू द पावर 9। ठीक है, बोलेंगे ये एक्सपेंशन जो होगा वो x का पावर 9 कंटेन नहीं करेगा। समझ रहे हो, बस हो गया। हमसे पूछ रहा था सिर्फ कि ये कंटेन करेगा कि नहीं x का पावर 9, तो हम लोग बोल देंगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो r का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया। वही अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है या मतलब होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर आता तो बोलेंगे कि कंटेन करेगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट द एक्सपेंशन ऑफ दिस डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर -1। बोल रहा है कि यहाँ पे दिखाओ कि इसके एक्सपेंशन में x का पावर -1 नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, r को फ्रैक्शन दिखा देना है और इसके लिए आप TR प्लस 1 निकालो। ठीक है, डायरेक्ट चलो निकालते हैं, बहुत क्वेश्चन बना लिए। तो TR प्लस 1 होगा 12 CR और x स्क्वायर का पावर 12 माइनस आर और 1/x का पावर कितना, तो r। और ये हो जाएगा 20 CR और x का पावर ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 2r। अब बाई में x का पावर r है तो ये हो गया 12 CR और x का पावर 24 माइनस 2r माइनस r, मतलब -3r। तो देख लो ये आ गया TR प्लस 1। TR प्लस 1 ये आया, इसमें x का पावर ये चीज आ गया, सॉरी x का पावर ये आ गया 24 माइनस 3r। तो इसको इक्वेट करो आप किससे, तो -1 से। ठीक है, क्योंकि हम जो TR प्लस 1 निकाले तो इस TR प्लस 1 में x का पावर -1 तब होगा जब ये -1 के बराबर हो। तो यहाँ पे 24 माइनस 3r को इक्वेट करना है किससे, तो -1 से। और यहाँ से देख लो क्या आएगा, 3r को उधर भेजो तो 3r इक्वल टू r -1 को इधर भेजो तो 25। तो 3r 25, तो यहाँ से आ गया r का वैल्यू 25/3। ठीक है, जो कि एक फ्रैक्शन है, कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन है। तो r का वैल्यू जैसे ही फ्रैक्शन आया हम लोग बोलेंगे कि इसका एक्सपेंशन x का पावर -1 कंटेन नहीं करेगा। और हमको यही चीज़ दिखाना था कि इसका एक्सपेंशन x का पावर -1 कंटेन नहीं करेगा। तो ये चीज़ सो हो गया, बोलेंगे सो ये फ्रैक्शन आ गया, बोलेंगे सो दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन x टू द पावर -1। बोलेंगे ये एक्सपेंशन x का पावर -1 कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन पता चल चुका होगा। ठीक है, कैसे बनेगा ये चीज़ पता चल चुका होगा और अब आएगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हम लोग देखते हैं और वो है
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं हो, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है, समझ रहे हो बात, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म, या हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को ही बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब भी यही हुआ कि जिसमें एक्स नहीं हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म में एक्स नहीं होता। या हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो मतलब होता है 1, ठीक है, एक्स का पावर जीरो का कोफिशिएंट मतलब उसका भी मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म। तो आपसे किसी भी एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछे या कांस्टेंट टर्म पूछे या कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो पूछे, तो अभी जो बता रहे हैं वही मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे आप फाइंड करना सीख चुके हो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10, 9, 8 ये सब फाइंड करना सीख चुके हो, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो भी तो फाइंड हो जाएगा उसी मेथड से, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग को अगर x के पावर k का कोफिशिएंट फाइंड करना होता था तो मान लेते थे कि tr+1 कंटेन करेगा x का पावर k और tr+1 निकालते थे, और tr+1 में जो x का पावर होता था, x का पावर जो भी होता था उसको k से इक्वेट कर देते थे। हमको x के पावर k का कोफिशिएंट चाहिए होता था तो x के पावर जो आता था उसको k से इक्वेट करते थे। हमको यहाँ पे x का पावर जीरो का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो जो आएगा यहाँ पे उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे पावर को, समझ रहे हो। तो x के पावर जो आएगा उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, जो आएगा r वही हो जाएगा आंसर। मतलब r का वैल्यू मान लो जो भी आएगा, जैसे r का वैल्यू 5 आएगा तो बोलेंगे t6 जो होगा वो कंटेन करेगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और यहां भी r का वैल्यू फ्रैक्शन आया तो बोलेंगे कि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि सभी एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 2 करो तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x4 प्लस 2ab मतलब 2x³ प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर, देख लो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो सभी एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे x के पावर जो आएगा उसको हम लोग अगर इक्वेट करेंगे जीरो से, क्योंकि x के पावर जीरो का कोफिशिएंट चाहिए, तो अगर फ्रैक्शन आ जाए r का वैल्यू तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बस वहाँ पे k से इक्वेट करते थे और यहाँ पे जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पे। जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे ये पहला, इसके एक्सपेंशन में हमको चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कांस्टेंट टर्म चाहिए इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग मान लेंगे पहले लेट tr+1 कंटेन, let tr+1 contain term independent of x, term independent of x। हम लोग मान लिए कि tr+1 कंटेन करेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब tr+1 होगा कांस्टेंट टर्म, ये चीज हम लोग मान लिए। तो अब निकाल दो tr+1, तो tr+1 क्या होगा, तो ये होगा 9cr और 3/2 x स्क्वायर का पावर कितना, तो 9 माइनस r और -1/3x का पावर कितना, तो ये हो जाएगा r। तो ये हो गया 9cr और 3/2 टू द पावर 9 माइनस r और -1/3 टू द पावर कितना, r, ठीक है। ये पहले कांस्टेंट वाला पार्ट लिख दिए और अब लिखना x के पावर कितना होगा, तो x का पावर 2 होल पावर है 9 माइनस r, तो 18 माइनस 2r हो जाएगा। अब बाई में यहाँ पे x का पावर r, तो ये लिख दिए। अब देखो अब क्या करना है, तो ये हो गया 9cr 3/2 टू द पावर 9 माइनस r -1/3 टू द पावर r और x का पावर देख लो 18 माइनस 2r माइनस r, तो ये हो गया 18 माइनस 3r, ठीक है।
तो देखो x का पावर हमको ये चीज़ आ गया, ठीक है, x का पावर 18 माइनस 3r आ गया, और हम माने हैं ये tr+1 है, ये tr+1 है, और हम माने हैं कि जो tr+1 है वही कंटेन करेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसी में x का पावर 0 होगा। तो यहाँ x का पावर 18 माइनस 3r आया, तो 18 माइनस 3r को किससे इक्वेट करना होगा, 0 से, तो 3r इक्वल टू 18 और r इक्वल टू 6, r इक्वल टू आ गया 6। तो देख लो ये आया है इंटीजर, ठीक है, मतलब बोल सकते हो होल नंबर, ये कैसा है, तो होल नंबर है, 6 होल नंबर होता है, तो बोलेंगे कि कंटेन करेगा, मतलब इसमें इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, और वो कौन से टर्म में होगा, तो r का वैल्यू 6 आया, तो बोलेंगे t6+1 है, यानी t7, मतलब 7th टर्म में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या कि t7 कंटेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या बोल देंगे t7 कंटेन कांस्टेंट टर्म, तो आपको चाहिए कांस्टेंट टर्म मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो t7 कंटेन करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा टर्म कंटेन करेगा, यहाँ पूछ रहा है कि बताओ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, तो लिखेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बराबर क्या होगा, तो r के जगह पे 6 पुट कर दो, r का वैल्यू 6 आया है ना, तो 6 पुट कर दो, कहाँ पे, तो ये कांस्टेंट वाला ये जो पार्ट है tr+1 में, इसमें r के वैल्यू पुट कर दो 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9c6 और 3/2 का पावर 9 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9c6 और 3/2 का पावर 3/2 का पावर कितना था, तो 9 माइनस 6 यानी 3, और यहाँ -1/3 का पावर 6, 3/2 का पावर हो गया 3 और -1/3 का पावर कितना, तो ये आ गया 6, तो ये आ गया, ये आया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या आ गया 9c6 3/2 का पावर 3 और -1/3 का पावर 6, इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहे इतना भी रहने दो, ठीक है, ये हो गया आंसर। और x के पावर जो था उसमें नहीं पुट करना है, x के पावर में 6 पुट करोगे तो खैर पुट कर सकते हो, करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, देख लो 6 यहाँ पे आप पुट करोगे 18 -3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 18, तो 18 माइनस 18 0, तो x का पावर 0 हो गया जो कि होगा 1, तो इतना ही लास्ट ही आपको आ जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आप बना लेना खुद से, ठीक है, पूछ रहा है इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, तो इसमें भी आप क्या निकालोगे, तो tr+1 निकालोगे, सबसे पहले मान लेना कि tr+1 कंटेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और tr+1 निकाल लो, और उसमें जो x का पावर आएगा उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो r आ जाएगा, अगर r इंटीजर आया मतलब होल नंबर आया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि कंटेन करेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और जो आया उसी को पुट कर दो, कौन से पार्ट में, तो ये वाले पार्ट में, ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है, r के वैल्यू को इस पार्ट में पुट कर दो तो आ जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। चलो तो ये बना लेना आप खुद से। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये इसमें पावर 1/3 माइनस 1/5 है, तो इसको देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ये सब पावर जैसे ही 1/3 1/5 आता है डर न लगने लगता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो देख के ही छोड़ देते हैं कि अरे ये पावर बहुत मतलब ये मतलब उलझाऊ टाइप पावर है, ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे भी छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, पावर कुछ भी हो आपको मेथड तो वही लगाना है ना, बस आप तो मैथ का स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन से क्या भागना, ठीक है, वैसे भी मैथ से ज़्यादा कैलकुलेशन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, मैथ्स तो सिर्फ नाम है कि मैथ्स है तो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, मैथ्स में ज़्यादा तो लॉजिक अप्लाई होता है, कैलकुलेशन बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लॉजिक अप्लाई होता है, लेकिन कैलकुलेशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है, तगड़ा तगड़ा, ठीक है, तो वहाँ पे तो आइडिया होगा ही, तो वहीं के एक्सपीरियंस से यहाँ पे कर दो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें से भी एक मैं बनाऊंगा एक आप बनाना, ठीक है।
पूछ रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मान लो इसमें आपको चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो मान लेंगे लेट टी आर प्लस वन कंटेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मान लिए कि टी आर प्लस वन जो होगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कंटेन करेगा, तो निकाल लो टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन निकाल लो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8 सी आर और 1/2 और x का पावर 1/3 का पावर कितना, तो 8 माइनस आर, और ये दूसरा x का पावर -1/5 का पावर लोअर यानी ये r, तो ये हो गया 8 CR और 1/2 जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको अलग करो, 1/2 का पावर 8 माइनस आर, और यहाँ कुछ नहीं है कांस्टेंट पार्ट, तो हो गया x का पावर कितना 1/3 इंटू 8 माइनस आर मतलब 8 माइनस r/3, और यहाँ पे हो गया इंटू x का पावर कितना, तो -r/5, तो इसको एक साथ करो तो टी आर प्लस वन क्या मिलेगा, तो 8 CR 1/2 टू द पावर 8 माइनस आर, और x का पावर क्या होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा मतलब 8 माइनस r/3 अब प्लस माइनस r/5, तो प्लस माइनस माइनस r/5 ये आ गया, तो ये आ गया 8 CR 1/2 टू द पावर 8 माइनस आर, और x का पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम 15, तो ये हो गया 5 इंटू 8 40 माइनस 5r और माइनस 3r, ये हो गया। ठीक है, तो देखो x का पावर इतना आ गया, x का पावर ये आया, तो ये हम बोले हैं कि ये टर्म ये टी आर प्लस वन कंटेन करेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसमें x का पावर 0 होगा, तो इसमें जो x का पावर आया उसको 0 से इक्वेट कर लो, मतलब क्या कर लो, तो x का पावर आया ये चीज़ इसको 0 से इक्वेट कर लो, मतलब 40 माइनस 5r माइनस 3r माइनस 8r कर सकते हो। अब बाई में कितना है, बाई में 15 है, इक्वल टू 0 कर लो, तो 15 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस 8r बराबर 0, तो यहाँ से आ गया 8r का वैल्यू कितना 40, तो 8r का वैल्यू 40, तो r का वैल्यू 5 आ गया। देख लो r का वैल्यू 5 आया, ये एक होल नंबर है, तो होल नंबर है तो बोलेंगे इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म होगा, और कौन सा टर्म होगा, तो r इक्वल टू 5 आया तो बोलेंगे T5 प्लस 1 यानी T6 कंटेन करेगा। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पे कि T6 कंटेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो निकाल लो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ रहा था, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो r के जगह पे 5 पुट कर दो। किसमें 5 पुट करना है, तो जो पार्ट है ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें पुट करना है 5, r का वैल्यू 5 आया है ना, तो r का वैल्यू 5 इसमें पुट कर दो, तो आ जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब आ जाएगा 8c5 और हाफ का पावर 8 माइनस 5, ये आ गया 8c5 और हाफ का पावर 8 माइनस 5, तो ये आ गया 8c5 और हाफ का पावर 3। ठीक है, तो यही आ गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या कांस्टेंट टर्म बोलो या बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0, तो कुछ भी बोलो, ये आ गया हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखें कोफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड टर्म, मतलब कोई रिक्वायर्ड टर्म है तो उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी टर्म है जैसे x का पावर 5, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 0, तो ये सब का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हम लोग आज जनरल मेथड देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो उसके लिए स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और ये मेथड देखें ये सबके लिए सेम है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उससे जल्दी बन जाएगा, एक लाइन में आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में वो उतना जल्दी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बट उसको भी देखेंगे क्योंकि फास्ट बनाना है और डायरेक्ट भी कहीं कहीं लिखना होता है।
प्लस कोई कोई बड़ा आएगा, जैसे ये आएगा 1+3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 या 3x प्लस 1/x² का पावर 10, इसमें पूछे x का पावर 5 का कोफिशिएंट, तो ये सब भी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और अब कोफिशिएंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाना चाहिए, तो उसको आप ट्राई करना। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।